जैसे देखिए हम लोग ये मॉलिक्यूल में देख रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है। तो इस पाई बॉन्ड के पीछे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है इसके पाई बॉन्ड को लेके, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस पाई बॉन्ड के यहाँ भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन दिख गया, दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप दिख रहा है, ऊपर में एक कार्बन का ये बड़ा सा चेन और नीचे में हाइड्रोजन, तो डिफरेंट ग्रुप हो गया। यहाँ भी देखिए नीचे में कार्बन का चेन है, ऊपर में हाइड्रोजन, तो ग्रुप डिफरेंट, तो दोनों कार्बन पे दोनों सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप, दोनों सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमको कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन और फिर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, माने 3 डबल बॉन्ड एक साथ। और जब भी डबल बॉन्ड एक साथ होता है तो उसको हम लोग एल्कीन नहीं बोलते हैं, उसको क्यूमुलिन बोलते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड एक साथ, तो ये हो गया क्यूमुलिन का सिस्टम। क्यूमुलिन के सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी होता है जब हमारे पास ऑड क्यूमुलिन हो, इवन क्यूमुलिन में कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड दिख रहा है, माने 3 है तो 3 ऑड नंबर है, तो ये हो गया ऑड क्यूमुलिन। तो ऑड क्यूमुलिन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन कब होता है? जब उसके साथ ग्रुप जो जुड़ा हो वो ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो कौन कौन से कार्बन पे चेक करेंगे ग्रुप को? एंड वाले कार्बन पे चेक करेंगे ग्रुप को, माने इस कार्बन पे ग्रुप चेक करना है, इस कार्बन पे ग्रुप चेक करना है, इस कार्बन पे ऊपर में जुड़ा है ये बड़ा सा कार्बन का चेन, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये ऊपर वाले बॉन्ड से जुड़ा है और नीचे में एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे ऊपर में जुड़ा है CH3 और नीचे में कुछ नहीं है, तो नीचे में हाइड्रोजन होगा। नीचे में हाइड्रोजन क्यों होगा? क्योंकि ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहे हैं, एक डबल बॉन्ड माने 2 बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड हो गई। जब भी कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास एक हाइड्रोजन होगा, तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो ऊपर में CH3 नीचे में हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, इस कार्बन का ऊपर में ये बड़ा सा ग्रुप नीचे में हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, तो दोनों सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप, तो इस क्यूमुलिन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो हमको अभी तक एक सेंटर मिल चुका है, दूसरा सेंटर मिल चुका है, तीसरा सेंटर भी मिल चुका है। अब देखिए ये एक चौथा सेंटर होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों हो रहा है? यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होता है? जब वहाँ पे ग्रुप डिफरेंट हो। क्या यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट है? तो इस सेंटर पे देखिए हमको 2 सेंटर चेक करना है। जब हम लोग कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से काम करते हैं तो हमको दोनों इस कार्बन पर भी और इस कार्बन पर भी, दोनों कार्बन पे चेक करना है कि दोनों कार्बन पे ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो हमारे पास ये कार्बन हुआ और ये दूसरा कार्बन हुआ, तो दोनों कार्बन पे चेक करना है ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो इस कार्बन पे देखिए, लेफ्ट वाला कार्बन पे ऊपर पे एक बड़ा सा मिथाइल का ग्रुप, ऊपर में बड़ा सा कार्बन का चेन जुड़ा है और नीचे में हाइड्रोजन होगा, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, हमें खुद समझना है। राइट साइड में नीचे में कार्बन का ग्रुप और ऊपर में एक हाइड्रोजन का ग्रुप, तो लेफ्ट साइड में भी कार्बन हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, राइट साइड में भी कार्बन हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, तो ग्रुप हो गया डिफरेंट। तो इस सेंटर पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। फिर से देखिए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन दिखा, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन दिखा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब होना चाहिए ग्रुप डिफरेंट। ग्रुप डिफरेंट के लिए इस कार्बन पे चेक कीजिए, तो नीचे में कार्बन का चेन है, ऊपर में हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पर तो ग्रुप डिफरेंट हो गया। कैसे? इस कार्बन पे नीचे में कार्बन का चेन और ऊपर में हाइड्रोजन। कार्बन का चेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी जुड़ा है एटम्स सब कार्बन ही है, सब कार्बन ही है, तो उसको कार्बन का चेन बोल दिए। तो नीचे में कार्बन का चेन है, ऊपर में हाइड्रोजन, तो ग्रुप डिफरेंट। लेकिन इस कार्बन पे दोनों ग्रुप जुड़ा है हाइड्रोजन, माने इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। जब एक भी कार्बन पे ग्रुप हो गया सेम, तो इस सेंटर पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा सेंटर पे मिला? एक सेंटर मिला, दूसरा सेंटर मिला, तीसरा सेंटर मिला और चौथा सेंटर मिला। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इस पर दोनों ग्रुप सेम है। अब देखिए हमको क्वेश्चन में पूछा गया क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो ये तो देख के ही बोल देंगे 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब पूछा जाएगा कि इसमें कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सेंटर है, माने इसमें कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है। स्टीरियोजेनिक सेंटर में जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तब हमको स्टीरियोजेनिक सेंटर का माने हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेंटर प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सेंटर। लेकिन अभी तक चूंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हैं तो इसमें हम लोग को स्टीरियोजेनिक सेंटर से समझेंगे सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सेंटर। तो यहाँ पे कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सेंटर निकला? एक सेंटर ये निकला। सेंटर का माने वो पोजीशन जिस पोजीशन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस पाई बॉन्ड के यहाँ से हो रहा था, इस पाई बॉन्ड के यहाँ से हो रहा था, तो दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो क्या इस सेंटर मॉलिक्यूल में 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सेंटर है? तो नहीं, इस मॉलिक्यूल में 4 नहीं है, 5 है। तो एक और कहाँ से है? एक है साइक्लोएल्केन का, जो हम लोग मिस कर गए हैं। वो है कहाँ पर? देखिए ये हमारा 8 मेंबर का रिंग, 8 मेंबर का रिंग पे
अगर 8 मेंबर के रिंग के भीतर में डबल बॉन्ड हो तब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी रिंग का स्ट्रक्चर हो और रिंग के स्ट्रक्चर के पास 2 sp3 मेंबर हो, दोनों sp3 मेंबर पर डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हो तो भी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। और ये 8 मेंबर का रिंग का स्ट्रक्चर है, रिंग के स्ट्रक्चर पे 2 sp3 मेंबर चाहिए, तो ले पकड़ लीजिए 101 sp3 मेंबर, ये दूसरा sp3 मेंबर, दोनों sp3 मेंबर के पास डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो इसके पास ये बड़ा सा इस तरह से कार्बन का चेन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गया। इस सेंटर पे, इस सेंटर पर भी 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन का चेन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गया। तो इस सेंटर पर भी डिफरेंट ग्रुप, इस सेंटर पर भी डिफरेंट ग्रुप। ये वाला हम लोग काम कर रहे हैं साइक्लोएल्केन का। साइक्लोएल्केन माने कोई भी रिंग का स्ट्रक्चर हो, उस रिंग के स्ट्रक्चर पे 2 sp3 का मेंबर होना चाहिए, दोनों sp3 के पास अगर डिफरेंट ग्रुप होता है तो रिंग के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग सीखे हैं कि डबल बॉन्डेड का सिस्टम हो तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, अगर सीधा रिंग का सिस्टम हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, अगर पाई बॉन्ड रिंग के भीतर में हो लेकिन रिंग का साइज 8 मेंबर का होना चाहिए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। और हम लोग फिर बहुत तरह का टाइप्स देख चुके हैं, बाइफिनाइल सिस्टम देखे हैं, स्पाइरो कंपाउंड देखे हैं, क्यूमुलिन देखे हैं, तो हमको सब टाइप याद करना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में हुआ और वही डबल बॉन्ड अगर रिंग के भीतर में आ जाए, जैसे यहाँ पे 8 मेंबर के रिंग के भीतर में डबल बॉन्ड है तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिंग में 2 sp3 मेंबर मिले जिसका दोनों ग्रुप डिफरेंट हो तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। जैसे इस रिंग में ये पहला sp3 मेंबर, दूसरा sp3 मेंबर, दोनों sp3 मेंबर में डिफरेंट ग्रुप, ये नीचे में कार्बन वाला ग्रुप और इधर हाइड्रोजन वाला ग्रुप, तो 2 ग्रुप डिफरेंट। यहाँ पे देखिए इस sp3 मेंबर पे 2 डिफरेंट ग्रुप, एक ये कार्बन वाला ग्रुप, दूसरा हाइड्रोजन वाला ग्रुप, दोनों ग्रुप डिफरेंट, 2 sp3 मेंबर में डिफरेंट ग्रुप। तो इस सेंटर को हम लोग एक सेंटर मानेंगे, तो इस सेंटर पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुआ। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल 5 सेंटर हुआ, 5 सेंटर पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये पहला सेंटर, ये दूसरा सेंटर, ये रिंग का तीसरा सेंटर, ये एल्कीन का चौथा सेंटर और ये क्यूमुलिन का 5वां सेंटर। तो इस तरह से क्वेश्चंस में अगर हमको ये पूछा जाए कब मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, मॉलिक्यूल में कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, तो ये हम लोग देख के निकाल सकते हैं। देखिए अब हमको क्वेश्चन में कुछ मॉलिक्यूल्स दिया गया है, इन मॉलिक्यूल को देख के हमको बताना है कि क्या ये मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये सब मॉलिक्यूल को हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करेंगे। मैंने क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स अपॉन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन विल गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैंने हमको इस मॉलिक्यूल में नहीं चेक करना है कि ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, हमको उस मॉलिक्यूल का चेक करना है जो मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH के साथ रिएक्ट करके बनेगा। माने हमको इस मॉलिक्यूल को NH2OH के साथ रिएक्ट कराना है। हाइड्रोक्सिल अमीन, तो हाइड्रोक्सिल माने OH, अमीन माने NH2, तो इस मॉलिक्यूल को NH2OH के साथ रिएक्ट करेंगे, इस मॉलिक्यूल को NH2OH के साथ रिएक्ट करेंगे, इस मॉलिक्यूल को NH2OH के साथ, तो सब मॉलिक्यूल को NH2OH के साथ रिएक्ट करेंगे तब हमारा बनेगा ऑक्साइम, और हमें ऑक्साइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपॉन रिएक्शन विथ NH2OH। NH2OH के साथ रिएक्ट करके कौन सा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल NH2OH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा ये पहले देखना है। तो समझिए कोई भी एक नॉर्मल एल्कीन है RC डबल बॉन्डेड O, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ये कार्बोनिल कंपाउंड को जब हम लोग NH2OH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो लॉस ऑफ वाटर होता है। देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्डेड O R1R2 NH2OH के साथ रिएक्ट होगा तो ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन लॉस हो जाएंगे वाटर के फॉर्म में। H2O लॉस हो गया, ये लॉस हो गया है तो बस इसको जोड़ दीजिए, 2 ग्रुप जो बचा है, एक R ग्रुप, ये C, ये R और ये डबल बॉन्ड NOH, तो ये ग्रुप हमारा बन जाता है और इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं ऑक्साइम। तो ऑक्साइम कहाँ से बना है, इस कार्बोनिल ग्रुप को NH2OH के साथ जोड़े हैं तो हमारा वाटर का लॉस हो गया, H2O लॉस हो गया। अब जब ही ये चीज़ लॉस हो जाएगा तो हमारा जो कार्बन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एक साथ जुड़ जाए, तो एक साथ जुड़ जाएगा तो देखिए यही बन गया है RCR डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड
OH और C डबल बॉन्डेड NOH को ही ऑक्साइम बोलते हैं। तो ये मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। शॉर्टकट के लिए हम लोग ऐसे करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिया गया था, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ पे NH2 था, तो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन को लॉस करा के दोनों कार्बन और नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिए तो ऑक्साइम बन गया। तो सबका ऑक्साइम कैसे बनेगा? सबका अगर ऑक्साइम बनाने के लिए जाएंगे तो सब जगह से ऑक्सीजन को हटा देंगे, सब जगह से ऑक्सीजन को हटा देना है और जोड़ देना है डबल बॉन्डेड NOH को। यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है ये कि जैसे हमारे पास ये है R1, ये है C डबल बॉन्डेड OR2 और ये है डबल बॉन्डेड O कीटोन। तो यही कार्बोनिल ग्रुप यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब जगह पे इस तरह से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो सब जगह से यही ग्रुप को यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। और यहाँ पे R1 R2 सब में डिफरेंट है। अब सबको हम लोग NH2OH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो सबको जब हम लोग NH2OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये NH2OH रिएक्शन में क्या होगा, ये H2 और O निकल जाएगा। जब ये H2 और O निकल गया तो हमारे पास क्या बचा, CR1 R2 डबल बॉन्ड NOH। तो यहाँ से यहाँ आने का क्या तरीका है, यहाँ से यहाँ आने का तरीका है कि हमारे पास जो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को हटा देंगे और कार्बन से जोड़ देंगे नाइट्रोजन OH को। तो हम लोग शॉर्टकट में क्या करेंगे, कार्बन डबल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन जुड़ा था, इस ऑक्सीजन को हटा के जोड़ दिए हैं डबल बॉन्डेड NOH। तो देखिए क्या हुआ है, यहाँ से कैसे आए, H2O को हटा दिए, जब ये H2O हट जाएगा तो बचेगा कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और OH। तो वही देखिए बन गया है कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन OH। शॉर्टकट क्या है, इस ऑक्सीजन को हटाइए और जोड़ दीजिए N सिंगल बॉन्ड OH। तो सब जगह से ऑक्सीजन को हटा दिए हैं और सबको जोड़ देंगे NOH के साथ, सबको जोड़ देंगे NOH के साथ। तो सबको हम लोग जोड़ दिए NOH के साथ, तो इसी मॉलिक्यूल, तो ये सब मॉलिक्यूल बन गया ऑक्साइम। ऑक्साइम क्यों बन गया, जब कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन OH, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन OH, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन OH, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन OH होता है, उसको बोलते हैं ऑक्साइम। हम लोग क्या किए हैं, हम लोग को ये सब कार्बोनिल कंपाउंड था, पहले सब के पास कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था, सबके पास कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था, माने सब कार्बोनिल कंपाउंड था। जब कार्बोनिल कंपाउंड NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है तब कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्साइम बनाता है। ऑक्साइम कैसे बनता है, वाटर का लॉस करके। कैसे होता है रिएक्शन, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है वो लॉस हो जाता है, NH2OH में से H2 लॉस हो जाता है, तो बचा NOH, किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्डेड के साथ जुड़ जाएगा। तो कार्बन डबल बॉन्डेड के साथ जोड़ दिए हैं NOH। सो सब में कार्बन डबल बॉन्डेड के साथ जोड़ गया है NOH, तो सब बन गया ऑक्साइम। अब इस मॉलिक्यूल में हमको बोलना है कि ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। तो मॉलिक्यूल में जब कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन में हम लोग जानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, कब होता है, जब ग्रुप हो डिफरेंट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, सब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो लोन पेयर एक ग्रुप है, तो नाइट्रोजन के पास डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे OH लोन पेयर डिफरेंट ग्रुप, OH लोन पेयर डिफरेंट ग्रुप, OH लोन पेयर डिफरेंट ग्रुप, OH लोन पेयर डिफरेंट ग्रुप। तो सबके पास डिफरेंट ग्रुप हो गया। नाइट्रोजन के पास तो डिफरेंट ग्रुप है, और डिफरेंट ग्रुप किसके पास होना चाहिए, कार्बन के पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कार्बन के पास भी ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। जब नाइट्रोजन के पास भी डिफरेंट ग्रुप होगा और कार्बन के पास भी डिफरेंट ग्रुप होगा, तब बोलेंगे कि मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी होगा जब नाइट्रोजन के पास भी डिफरेंट ग्रुप होगा और कार्बन के पास भी डिफरेंट ग्रुप होगा। क्या यहाँ पे कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप है, कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप नहीं है। कार्बन के पास एक फिनाइल है, दूसरा भी फिनाइल है, दोनों ग्रुप सेम हो गया, दोनों ग्रुप सेम हो गया, तो इस ऑक्साइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे चेक कीजिए, क्या दोनों कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप है, तो ये है कार्बन, कार्बन यहाँ पर है। क्या कार्बन के पास जो राइट साइड वाला ग्रुप और लेफ्ट साइड वाला ग्रुप, क्या दोनों ग्रुप बराबर है, तो खुद समझिए। अगर इस तरह से हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो राइट साइड का 50% एकदम लेफ्ट साइड के 50% का मिरर इमेज है। मिरर इमेज है मैंने राइट साइड के ग्रुप लेफ्ट साइड के ग्रुप का 100% बराबर है, मैंने राइट में और लेफ्ट में ग्रुप सेम है, सेम ग्रुप है, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा इस ऑक्साइम में। इस ऑक्साइम में चेक कीजिए, राइट लेफ्ट को तोड़ दीजिए मॉलिक्यूल। जब भी रिंग का क्वेश्चन आ जाए तो रिंग का क्वेश्चन को इजीली शॉर्टकट में करने का तरीका होता है इस तरह से डॉटेड लाइन से 50-50 तोड़ दीजिए। अब देखिए राइट में जो दिख रहा है लेफ्ट में भी वही दिख रहा है। कार्बन के साथ नाइट्रोजन के पास तो डिफरेंट ग्रुप है, सब में डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन अब कार्बन के पास भी डिफरेंट ग्रुप होगा। जब दोनों सेंटर के पास डिफरेंट ग्रुप होता है तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। अगर किसी एक सेंटर के पास डिफरेंट ग्रुप हो लेकिन दूसरे सेंटर के पास सेम ग्रुप हो तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। तो यहाँ पे कार्बन के पास देखिए राइट वाला ग्रुप लेफ्ट वाला ग्रुप एकदम मिरर इमेज है, मैंने राइट वाला ग्रुप लेफ्ट वाला ग्रुप सेम है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे 50-50 तोड़िए मॉलिक्यूल को। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल को 50-50 तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कार्बन के पास राइट वाला ग्रुप और लेफ्ट वाला ग्रुप एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। क्यों नहीं मिरर इमेज है, क्योंकि यहाँ पे राइट में एक मिथाइल का ग्रुप है, लेफ्ट में कोई मिथाइल का ग्रुप नहीं है। मैंने राइट में मिथाइल का ग्रुप है, लेफ्ट में मिथाइल का ग्रुप नहीं है। इसका मैंने ये पीस, ये 50% मॉलिक्यूल, इस 50% मॉलिक्यूल का मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है। मैंने राइट का ग्रुप लेफ्ट का ग्रुप डिफरेंट है।
जब कार्बन के पास भी डिफरेंट ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन के पास भी डिफरेंट ग्रुप हो गया, तो मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो जाएगा। कैसे यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप हो गया, यहाँ पे CH2 CH CH3, लेकिन यहाँ पे CH2 CH2, देखिए यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है CH और CH3, यहाँ पर सिर्फ CH2 CH2, तो यहाँ पे CH CH3, यहाँ पे CH2 CH CH3 और CH2 डिफरेंट हो गया तो हम लोग मिरर इमेज से भी देख सकते हैं कि एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन रहा है। यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 नहीं है, तो डिफरेंट ग्रुप हो गया, डिफरेंट ग्रुप हो गया तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगा। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे गलती होने का चांस है। यहाँ पे देखिए, देखने में तो लग रहा है कि कार्बन के पास सेम ग्रुप है, तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल में नहीं होना चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूल में हमको मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का अगर एक भी पार्ट, एक भी सेंटर मिले जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकता है, तो मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। इसका माने ये हुआ कि इस कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास डिफरेंट ग्रुप था, लेकिन कार्बन के पास ग्रुप सेम था, तो कार्बन के पास ग्रुप सेम हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हुआ। लेकिन रिंग के कारण से भी तो चेक कर लें कि रिंग के कारण से ग्रुप सेम है या डिफरेंट। अगर रिंग के कारण से हम लोगों को, अगर रिंग के कारण से हमको 2 sp3 मेंबर मिल जाए, क्योंकि जब रिंग के साथ काम करते हैं तब हमको 2 sp3 मेंबर को खोजना पड़ेगा। अगर रिंग के पास 2 ऐसा sp3 मेंबर है और दोनों sp3 मेंबर के पास 2 डिफरेंट ग्रुप है, तब 100% सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। देखिए ये 2 sp3 मेंबर, इस sp3 मेंबर के साथ एक जुड़ा है CH3 एक हाइड्रोजन, एक जुड़ा है CH3 एक हाइड्रोजन, तो 2 sp3 मेंबर मिल गया, दोनों sp3 मेंबर के पास डिफरेंट ग्रुप, तो रिंग के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। और सिस्टम में एक भी सेंटर मिल जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन सेंटर नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्बन के पास ग्रुप है सेम, लेकिन ए रिंग बन गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सेंटर। तो अगर मॉलिक्यूल में एक भी सेंटर मिल जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, तो ये इस सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन में हमें इस तरह से एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड दे रही है, और एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड का पूछा जाए इनमें से कौन सा एल्डिहाइड कीटोन अपॉन हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करके, या फिर इनमें से कौन सा एल्डिहाइड कीटोन ऑक्साइम बनाएगा, तब उसका ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसी तरह से हम लोग शॉर्टकट में रिएक्शन करेंगे, उसका ऑक्साइम बना देंगे, और ऑक्साइम बनाने के बाद चेक करेंगे कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और कब नहीं होगा। अब देखिए, अब हमको बनाना है, जैसे अब इस मॉलिक्यूल में हमने ऑक्साइम को बनाया है, तो इस मॉलिक्यूल में अब हमें बनाना है टॉटोमेरिज्म कर देना है हमको मॉलिक्यूल में हम लोग टॉटोमेरिज्म करेंगे, और टॉटोमेरिज्म का जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हमको बोलना है क्या वो प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं। तो देखिए, हमको ये मॉलिक्यूल दिया है, ये मॉलिक्यूल दिया है, दोनों मॉलिक्यूल का टॉटोमेरिज्म करना है। क्वेश्चन है which of the following molecule upon tautomerization will yield geometrical isomerism, upon tautomerization yield GI। तो ये है क्वेश्चन, अपॉन टॉटोमेराइजेशन यील्ड GI, माने कौन सा मॉलिक्यूल अपना टॉटोमर बनाने के बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। अगर टॉटोमर नहीं बनाए, इसी मॉलिक्यूल को देखिए, तो क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? अभी इसका टॉटोमर की बात नहीं करें, इसी मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। क्यों? कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, दोनों लोन पेयर सेम ग्रुप हो गया। अब दोनों लोन पेयर सेम ग्रुप हो गए, तो सेम ग्रुप होता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। रिंग पे आ जाइए, तो रिंग के पास 2 sp3 सेंटर देखिए, तो ये एक sp3 सेंटर, ये दूसरा sp3 सेंटर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, फिर भी यहाँ पे ग्रुप सेम हो गया, 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप, यहाँ पे CH3 और दूसरा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप सेम है, तो एक भी सेंटर पे सेम हो गया ग्रुप, तो मॉलिक्यूल में GI नहीं होगा। यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर सेम ग्रुप, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। कोई भी 2 रिंग के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सर्च कीजिए, तो 2 sp3 सेंटर चेक करेंगे, ये पहला sp3 सेंटर, ये दूसरा sp3 सेंटर, दोनों sp3 सेंटर के पास क्या डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे एक CH3 है, दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, तो सेम ग्रुप हो गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, लेकिन इनका टॉटोमर बनाने के बाद हमको पता करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे बनेगा। टॉटोमर कैसे बनता है? टॉटोमर बनाने के लिए अल्फा कार्बन को पकड़ते हैं। अल्फा कार्बन कौन सा? जब हम लोग टॉटोमेराइजेशन किए थे, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन बन गया अल्फा कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन बन गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन को हटाइए, H+ के फॉर्म में बना दीजिए नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन जब भी 2 बॉन्ड बनाता है उसके बाद 2 हाइड्रोजन होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाइए H+ के फॉर्म में, जब एक हाइड्रोजन हटेगा H+ के फॉर्म में, तो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज,
अब यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज बना सकते थे, यहाँ भी बना सकते थे, कहीं एक जगह पे बनाइए, बात बराबर है। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बना सकते थे, यहाँ भी बना सकते थे, तो कहीं एक जगह पे बनाइए। क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है हमको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, माइनर प्रोडक्ट बनाना है, तो जब स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा तो कहीं भी जब जहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के नेगेटिव चार्ज बन सकता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाइए। तो हम लोग यहीं से हाइड्रोजन को हटा देते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बना सकते थे, बात बराबर था। अब नेगेटिव चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराइए। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पाई बॉन्ड टूट के इधर बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, पाई बॉन्ड टूट के इधर बन जाएगा। तो पाई बॉन्ड टूट के इधर बन गया तो हम लोग का ये मॉलिक्यूल 6 मेंबर का रिंग, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन O- बनेगा और O- H+ को रिएक्ट करके OH बन जाएगा। तो ये वाला रिंग इससे 7 मेंबर का इस तरह से रिंग है, तो ये 7 मेंबर का रिंग यहाँ पे O- बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये बस देखिए यहाँ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर है मिथाइल का ग्रुप, तो यहाँ पे टॉटोमराइजेशन हुआ, टॉटोमराइजेशन के कारण से ये मॉलिक्यूल इसमें चेंज हो गया है, ये टॉटोमराइजेशन करके ये बन गया। क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस किया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। O- H+ को अटैक करेगा तो बन जाएगा OH, O- H+ को अटैक करेगा बन जाएगा OH। तो ये बन गया हमारा टॉटोमर। अब हमको चेक करना है क्या टॉटोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं। तो देखिए टॉटोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म माने ये है इसका टॉटोमर, ये था कीटो फॉर्म, ये है इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म में चेक करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं, ये है इनॉल फॉर्म। अब हमको चेक करना है क्या इनॉल फॉर्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। अब इनॉल फॉर्म में कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है समझिए, इनॉल फॉर्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है नहीं होता है इसका कोई भी रूल नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मॉलिक्यूल इनॉल फॉर्म दिया है या कीटो फॉर्म, हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने का रूल पता है, वो रूल को यूज करेंगे। रूल क्या है, अगर रिंग दिख रहा है हमको, रिंग के भीतर पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो रिंग के भीतर पाई बॉन्ड दिखे तब वो पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी करता है जब रिंग का मेंबर 8 मेंबर का हो। लेकिन रिंग अगर 7 मेंबर का या 8 से छोटा हो तब रिंग के भीतर का पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर पाता है। तो ये मेरे को रिंग के भीतर में पाई बॉन्ड देखिए, ये पाई बॉन्ड रिंग के भीतर में है, तो जब पाई बॉन्ड रिंग के भीतर में होता है तब वो रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो तभी करेगा जब रिंग का मेंबर 8 मेंबर का हो या उससे बड़ा हो। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड रिंग के भीतर में है। अब रिंग का मेंबर चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का रिंग हो गया। तो 7 मेंबर का रिंग हो गया है, तो रिंग के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए 7 को हम लोग बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे कर दिए हैं 8 मेंबर का रिंग। अब कर दिया, अब हम लोग 7 को बड़ा करके 8 मेंबर का रिंग कर दिए, तो रिंग 8 मेंबर का हो गया है। तो यहाँ पे 7 को हम लोग बड़ा करके रिंग को 8 मेंबर कर दिए, तो रिंग जब ही 8 मेंबर का हो गया है, 8 मेंबर के रिंग के भीतर का पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। 8 मेंबर के रिंग के भीतर का पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी शो करेगा जब कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ग्रुप डिफरेंट होगा। तो 8 मेंबर या 8 से बड़ा मेंबर हो, अगर डबल बॉन्ड रिंग के भीतर में है, डबल बॉन्ड रिंग के बाहर नहीं है, अगर डबल बॉन्ड रिंग के भीतर में है तब वो रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी शो करता है जब रिंग 8 मेंबर हो या उससे बड़ा हो। यहाँ पे रिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग है, 6 मेंबर के रिंग के भीतर का डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस डबल बॉन्ड के कारण से नहीं होगा, इस डबल बॉन्ड के कारण से नहीं होगा। लेकिन ये डबल बॉन्ड 8 मेंबर के रिंग के भीतर में, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस डबल बॉन्ड के कारण से तभी होगा जब इसके पास ग्रुप हो डिफरेंट। अब यहाँ पे इस कार्बन डबल बॉन्ड के ग्रुप डिफरेंट, लेकिन जब हम लोग ग्रुप को खोजेंगे तो किसके अबाउट ग्रुप खोजना है, कौन सा ग्रुप को खोजना है, वो ग्रुप उसी ग्रुप को खोजना है जो ग्रुप कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। तो ये है हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। अब इन दोनों कार्बन से जुड़ा ग्रुप को खोजेंगे, तो इस कार्बन से देखिए, इस कार्बन से नीचे में कार्बन का चेन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो कार्बन का चेन और हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप हो गया, तो इस कार्बन से जुड़ा है डिफरेंट ग्रुप। इस ग्रुप से देखिए ऊपर में जुड़ा है OH और नीचे में जुड़ा है कार्बन का चेन, तो ऊपर में OH नीचे में कार्बन। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन पहले से ही 4 बॉन्ड बना चुका है। तो कार्बन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 - 4 0 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया था इसलिए 1 हाइड्रोजन। तो ऊपर में हाइड्रोजन, नीचे में कार्बन का चेन, ऊपर में OH, नीचे में कार्बन का चेन, ऊपर नीचे डिफरेंट ग्रुप, ऊपर नीचे डिफरेंट ग्रुप। तब इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि इस मॉलिक्यूल का अगर टॉटोमराइजेशन किया गया तब वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यील्ड करेगा। लेकिन जब इस मॉलिक्यूल का टॉटोमराइजेशन करेंगे तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, और ये मॉलिक्यूल चूंकि पाई बॉन्ड रिंग के भीतर में है और रिंग का साइज 6 मेंबर का है, तो रिंग इस पाई बॉन्ड के कारण से जो रिंग के भीतर में है उस पाई बॉन्ड के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो पाई बॉन्ड के कारण से तो नहीं हो रहा है। अब रिंग के कारण से चेक करें कि रिंग के कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है कि नहीं, क्योंकि हमको पता है कि रिंग के कारण से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है जब रिंग के पास ऐसा 2 ग्रुप हो
और दोनों ग्रुप का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उसके पास डिफरेंट ग्रुप हो। तो ये देखिए हमको रिंग का ये मेंबर मिला और ये मेंबर मिला, लेकिन बात है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन डबल बॉन्ड sp2 को नहीं पकड़ेंगे, sp3 को पकड़ेंगे, इस sp3 को पकड़ लिए, इस sp3 को पकड़ लिए। अब sp3 पकड़ने ही से नहीं होता है, sp3 के पास ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दोनों ग्रुप सेम, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दोनों ग्रुप सेम हो गया, तो इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ देख लेंगे। तो इस तरह से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब टॉटोमराइजेशन करके मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, कब ऑक्साइम बना के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो सीधा हम टॉटोमराइजेशन करेंगे। टॉटोमराइजेशन का रूल है अल्फा कार्बन पर से ये H+ को हटाइए, नेगेटिव चार्ज बनाइए, नेगेटिव चार्ज का फिर हम लोग रेजोनेंस करेंगे, और रेजोनेंस करने के बाद जो बनता है उसे हम लोग देख लेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमको कुछ मॉलिक्यूल्स दिया गया है। अब इस सब मॉलिक्यूल में हमको बोलना है कि कौन सा सिस फॉर्म है, कौन सा ट्रांसफॉर्म है। देखिए इस सब मॉलिक्यूल में हमको बताना है कौन सा मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, कौन सा मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो इस मॉलिक्यूल में हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो देख के पता लग जाएगा कि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा नहीं होगा। हमें बताना है कौन सा सिस फॉर्म है, कौन सा ट्रांसफॉर्म है। उससे पहले समझिए, अगर कोई भी ग्रुप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा चीज़ मैंने यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है CH3 को। इसका माने है कि कार्बन से जो CH3 जुड़ा है वो CH3 बोर्ड के ऊपर वाले प्लेन में है, माने CH3 इस पॉइंट पर है बोर्ड से ऊपर। लेकिन वहीं पे कार्बन को अगर हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे और CH3 को यहाँ पे शो कर दे तो इसको बोलते हैं वेज स्ट्रक्चर। वेज माने कोई भी ग्रुप बोर्ड के ऊपर में है, और इसको बोलते हैं डैश स्ट्रक्चर। डैश माने कोई भी ग्रुप सेम ग्रुप है लेकिन कार्बन से जुड़ा है लेकिन बोर्ड के भीतर में है। तो अब देखिए हमको क्वेश्चन में बस आना है कौन सा सिस फॉर्म है, कौन सा ट्रांसफॉर्म है। तो सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म करने का तरीका सीधा है तरीका, ये हम लोग का कार्बन का एक सेंटर, ये दूसरा कार्बन का सेंटर। सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म उसी में होता है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल है तो सिस ट्रांसफॉर्म का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल में चेक कीजिए, यहाँ मॉलिक्यूल हमको बताना है ये सिस फॉर्म है ट्रांसफॉर्म है। सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, तो इस ग्रुप के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है, इस कार्बन के साथ ऊपर में जुड़ा है CH3, नीचे में जुड़ा है हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ ऊपर में जुड़ा है इथाइल ग्रुप, नीचे में जुड़ा है हाइड्रोजन। कॉमन ग्रुप कौन सा हो गया, कॉमन ग्रुप हो गया हाइड्रोजन। इस कार्बन पे हाइड्रोजन, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन कॉमन ग्रुप। तो हमको कॉमन ग्रुप खोजना होता है। अब कॉमन ग्रुप क्या डबल बॉन्ड के सेम साइड में है या डिफरेंट साइड में, तो कॉमन ग्रुप दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के नीचे में है। देखिए हम लोग क्या किए, इस कार्बन जो ऊपर में CH3 बना रहा था तो ऊपर में CH3 बना रहा है, मैंने कार्बन पहले से 3 बॉन्ड बना चुका है। 3 बॉन्ड बना चुका है तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, तो एक हाइड्रोजन इस तरह से होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन इस तरह से होगा। हाइड्रोजन को ऐसा क्यों बनाए हैं, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर 2 स्ट्रक्चर इस तरह से होता है तो तीसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर इस तरह से था तो तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दी, 2 स्ट्रक्चर इस तरह से था तीसरा स्ट्रक्चर ऐसा बना। अब उसके बाद हमको खोजना पड़ता है कॉमन ग्रुप। ऊपर में है मिथाइल ग्रुप, ऊपर में है इथाइल ग्रुप, क्या मिथाइल इथाइल कॉमन हुआ, मिथाइल इथाइल कॉमन नहीं हुआ। तो मिथाइल इथाइल कॉमन नहीं हुआ तो हम लोग मिथाइल इथाइल से काम नहीं करेंगे। हमको कॉमन ग्रुप दिखा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कॉमन ग्रुप दिखा, कॉमन ग्रुप से काम करते हैं। तो दोनों हाइड्रोजन कॉमन ग्रुप है। अब देखिए क्या दोनों कॉमन ग्रुप सेम साइड में है, तो दोनों कॉमन ग्रुप सेम साइड में कैसे, दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के नीचे है।
अगर एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के नीचे दूसरा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के ऊपर तब बोल देते हैं ट्रांस। लेकिन दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के नीचे या फिर दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के ऊपर, माने दोनों हाइड्रोजन या दोनों कॉमन ग्रुप अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड हो तब उसको बोलेंगे सिस। वही दोनों कॉमन ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड हो तब बोलेंगे ट्रांस। यहाँ पे दोनों कॉमन ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड, तो ये हो गया हमारा सिस कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। सिस ट्रांस निकालने का पहला है कि पहला उस पॉइंट को खोजिए जिस पॉइंट के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। क्या 6 मेंबर के रिंग में पाई बॉन्ड हो, और क्या 6 मेंबर के रिंग के भीतर में पाई बॉन्ड होने के कारण से 6 मेंबर का रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो अगर 6 मेंबर के रिंग के भीतर में पाई बॉन्ड हो तब वो 6 मेंबर का रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो ये तो बात हमें पता है कि ये इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन अभी ये जो फॉर्म दिया है ये कौन सा फॉर्म है, सिस या ट्रांस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन कॉमन ग्रुप डबल बॉन्ड के राइट साइड में, तो कॉमन ग्रुप सेम साइड में, तो ये भी हो गया सिस कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे समझिए इसका ट्रांस कॉन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांस कॉन्फिगरेशन में इस हाइड्रोजन को लेफ्ट आना पड़ेगा या फिर इस हाइड्रोजन को लेफ्ट आना पड़ेगा, और वो करने के लिए रिंग को टूट जाना पड़ेगा, और रिंग टूट जाएगा तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा ही नहीं। इसलिए इसका सिस फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है, ये हर हमेशा सिस फॉर्म में ही रहेगा, ये ट्रांस फॉर्म में बनाता नहीं है। इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, फिर भी ये सिस फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन चूंकि सेम साइड में है तो ये हो गया सिस कॉन्फिगरेशन। इस मॉलिक्यूल में देखिए, यहाँ पे जुड़ा है एक हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ा है एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में। ये है डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के ऊपर, दूसरा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के नीचे। हम लोग इस ग्रुप से क्यों नहीं काम किए, क्योंकि ये ग्रुप है यहाँ पे मिथाइल और ये ग्रुप है यहाँ पे इथाइल, CH2CH3। तो मिथाइल और इथाइल कॉमन ग्रुप नहीं हुआ। सिस ट्रांस का जब खोज करेंगे तब कॉमन ग्रुप के साथ काम करेंगे। दोनों सेंटर पे जुड़ा हुआ कॉमन ग्रुप, इस सेंटर पे हाइड्रोजन, इस सेंटर पे हाइड्रोजन, तो दोनों सेंटर पे कॉमन ग्रुप हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में, तो ये हो गया ट्रांस कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे CH3 नीचे और फ्लोरीन नीचे, तो क्या अब देखिए ये रिंग में पहले समझिए क्या रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है कब होता है, जब रिंग में दो sp3 सेंटर मिले और दोनों sp3 सेंटर के पास डिफरेंट ग्रुप हो। तो इस sp3 सेंटर के साथ एक ग्रुप जुड़ा है CH3 जो किधर है, डैश स्ट्रक्चर, और डैश स्ट्रक्चर बिलो द प्लेन होता है और वेज स्ट्रक्चर अबव द प्लेन होता है। तो यहाँ पे CH3 को डैश स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो CH3 डैश स्ट्रक्चर से है, माने यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, और क्योंकि कार्बन यहाँ पे एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन होगा। लेकिन हाइड्रोजन होगा कहाँ पे, यहाँ पे है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2 ग्रुप बोर्ड के प्लेन में और एक ग्रुप बोर्ड के भीतर के प्लेन में, तो बाकी एक ही ग्रुप बचा हाइड्रोजन जो बोर्ड के ऊपर होगा। तो शॉर्टकट में याद रखना है, sp3 मेंबर के पास एक ग्रुप अगर बोर्ड के प्लेन के भीतर हो तो दूसरा ग्रुप बोर्ड के प्लेन के ऊपर रहता है। अगर एक ग्रुप बोर्ड के प्लेन के ऊपर हो तो दूसरा ग्रुप बोर्ड के प्लेन के भीतर रहता है। ये sp3 में होता है। तो ये भी sp3, ये भी sp3। CH3 बोर्ड के प्लेन के भीतर, तो हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन के ऊपर हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को राइट में शो किए हैं, लेकिन हाइड्रोजन राइट में नहीं है, हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन के ऊपर में है, कुछ इस जगह पर, इस पॉइंट पर हाइड्रोजन। उसी तरह से यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन बोर्ड के प्लेन के नीचे, तो हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन के ऊपर। तो अब देखिए ये दोनों सेंटर मिल गया, क्या दोनों सेंटर पे डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे फ्लोरीन हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन, डिफरेंट ग्रुप मिल गया, तो मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। जब मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा तो दोनों सेंटर पे चेक कीजिए, क्या दोनों सेंटर पे ग्रुप सेम है। अब ग्रुप सेम, अब हमको सिस ट्रांस खोजना है, तो सिस ट्रांस खोजने में कॉमन ग्रुप को देखेंगे। तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, अब क्या कॉमन ग्रुप सेम साइड में है, तो ऐसे अब जब डबल बॉन्ड था तब तो समझ में आ रहा था कि दोनों चीज, दोनों कॉमन ग्रुप डबल बॉन्ड के ऊपर में या फिर दोनों ग्रुप डबल बॉन्ड के नीचे में, या फिर एक ग्रुप डबल बॉन्ड के नीचे में एक ग्रुप डबल बॉन्ड के ऊपर में। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लेन से पता करते हैं। प्लेन माने ये भी हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर के प्लेन में, ये भी हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर के प्लेन में, माने दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में। अगर एक हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर के प्लेन में होता और दूसरा हाइड्रोजन बोर्ड के भीतर के प्लेन में होता, तब दोनों हाइड्रोजन अपोजिट प्लेन में। जब दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में, तो ये हो जाएगा सिस कॉन्फिगरेशन। दोनों हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर के प्लेन में, तो सिस कॉन्फिगरेशन। यहाँ भी चेक कीजिए, यहाँ पे ये sp3 मेंबर, ये sp3 मेंबर, 3 मेंबर का रिंग है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा क्यों, हमारे पास 2 sp3 से मेंबर मिले, दोनों sp3 मेंबर के पास दोनों ग्रुप है डिफरेंट, यहाँ भी क्लोरीन हाइड्रोजन, NH2 हाइड्रोजन, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गया, तो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। अब हमको सिस ट्रांस पता करने के लिए कॉमन ग्रुप को खोजना है। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, कॉमन ग्रुप हो गया हाइड्रोजन। अब कॉमन ग्रुप सेम साइड में है, डिफरेंट साइड में, यहाँ भी हाइड्रोजन बोर्ड के नीचे, यह भी हाइड्रोजन बोर्ड के नीचे, माने हाइड्रोजन रिंग कुछ इस तरह से होगा। ये 3 मेंबर का रिंग है, इस 3 मेंबर का रिंग इस तरह से होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन रिंग के नीचे, इधर का भी हाइड्रोजन, देखिए इधर का हाइड्रोजन रिंग के नीचे और इधर का भी हाइड्रोजन रिंग के नीचे, तो दोनों हाइड्रोजन रिंग के नीचे, माने दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में, तो ये हो गया सिस कॉन्फिगरेशन। इसमें आइए, इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कितना मेंबर रिंग में है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मेंबर का रिंग, और हमको पता होता है कि 8 मेंबर का रिंग से ज़्यादा मेंबर का रिंग हो, उसमें डबल बॉन्ड हो, तब वो डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि उससे बड़ा मेंबर का रिंग को हम लोग रोटेट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा घुमाया जा सकता है, तो इस मेंबर को घुमाया जा सकता है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होता है? जब ग्रुप डिफरेंट हो। तो यहाँ भी एक ग्रुप जुड़ा है कार्बन का चेन, यहाँ पे है हाइड्रोजन का चेन, यहाँ पे एक ग्रुप है कार्बन का चेन, दूसरा है हाइड्रोजन का चेन। अब सिस ट्रांस निकालने का तरीका, कॉमन ग्रुप को खोजिए, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, दोनों कॉमन ग्रुप मिला। अब हाइड्रोजन को यहीं पे इस तरह से क्यों ड्रॉ किए हैं? हाइड्रोजन को हम लोग इस तरह से क्यों नहीं ड्रॉ कर दिए? हाइड्रोजन को इस तरह से नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला बात, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन किस लिए होगा? कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन होगा। अब हाइड्रोजन को ऐसे ही क्यों ड्रॉ किए? हाइड्रोजन को इस तरह से क्यों ड्रॉ किए हैं? क्योंकि हम लोग का जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से तीनों बॉन्ड होना चाहिए, माने एक बॉन्ड इधर इधर तो दूसरा बॉन्ड इधर होना चाहिए। तो उसी तरह देखिए एक बॉन्ड इधर था तो दूसरा बॉन्ड इधर होना चाहिए, तो दूसरा बॉन्ड बचा हाइड्रोजन का इधर। उसी तरह इस मेंबर पे देखिए एक बॉन्ड था इधर, दूसरा बॉन्ड इधर, तो तीसरा बॉन्ड इधर होना चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे बना और यहाँ पे बना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तीनों ग्रुप इस एक दूसरे के 120 डिग्री एंगल पर होता है। तो ये पहला, ये दूसरा, तो तीसरा ऐसा बनेगा, ये पहला, ये दूसरा, तो तीसरा ऐसा बनेगा। अगर पहला दूसरा ऐसा हो तो तीसरा ऐसा बन जाएगा, पहला दूसरा ऐसा हो तो तीसरा ऐसे बन जाएगा, पहला दूसरा ऐसा हो तो तीसरा ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से सब में हम लोग 120 डिग्री पकड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला दूसरा ऐसा था तो तीसरा ऐसे बन गया, पहला दूसरा ऐसे था तो तीसरा ऐसे बन गया। अब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में अपोजिट साइड में डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखिए, तो डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन सेम साइड में अपोजिट साइड में, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ इस तरह से होगा, और डबल बॉन्ड हाइड्रोजन सेम साइड में अपोजिट साइड में कैसे पता करेंगे? डॉट इस तरह से स्ट्रक्चर का डबल बॉन्ड को मॉलिक्यूल को 50-50 तोड़ दीजिए, मॉलिक्यूल को हम लोग 50-50 तोड़ दिए। इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर को डबल बॉन्ड की नीडल से पास किए हैं तो मॉलिक्यूल 50-50 टूट गया। अब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में डिफरेंट साइड में, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के नीचे, दूसरा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के ऊपर, माने एक हाइड्रोजन दूसरे प्लेन में, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे प्लेन में, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के नीचे, दूसरा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के ऊपर, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस कॉन्फिगरेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर भी हम लोग सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। पाई बॉन्ड है, 10 मेंबर का रिंग के भीतर में, तो रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। एक हाइड्रोजन, देखिए ये कार्बन के, हम लोग उसी हाइड्रोजन को खोजेंगे जो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा है, जो उस कार्बन के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस कार्बन के अक्रॉस हो रहा है और इस कार्बन के अक्रॉस हो रहा है। क्योंकि इन दोनों कार्बन के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो हम लोग हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन पे खोजेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि कार्बन का 120 डिग्री होना चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन इस तरह से होगा। अब क्या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो इस तरह से डॉटेड लाइन बना लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन राइट साइड में, यहाँ भी हाइड्रोजन राइट साइड में, दोनों हाइड्रोजन राइट साइड में तो सेम साइड होगी, तो ये हो गया सिस कॉन्फिगरेशन। इस तरह से सिस ट्रांस हम लोग पहचान लेंगे। जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए OH बोर्ड के ऊपर में है, OH बोर्ड के ऊपर में होगा तो हाइड्रोजन बोर्ड के नीचे में होगा। यहाँ पे CH3 बोर्ड के नीचे में है तो हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर में होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन को ड्रॉ किया। लेकिन हाइड्रोजन होगा कहाँ पे? बोर्ड के ऊपर या बोर्ड के नीचे? अगर CH3 बोर्ड के नीचे में है तो हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर में, माने कोई दूसरा ग्रुप बोर्ड के नीचे में हो तो हमारा हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर में होगा, लेकिन दूसरा ग्रुप बोर्ड के ऊपर में हो तो हाइड्रोजन नीचे में होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ग्रुप हो गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बोर्ड के नीचे, दूसरा हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर, एक हाइड्रोजन बोर्ड के नीचे, दूसरा हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर, माने दोनों हाइड्रोजन का प्लेन हो गया डिफरेंट, एक हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर तो दूसरा हाइड्रोजन बोर्ड के नीचे। तो इस तरह से जब दोनों ग्रुप का डिफरेंट प्लेन हो गया तो ये हो गया हमारा ट्रांस कॉन्फिगरेशन। अब इन दोनों मॉलिक्यूल में कंपेयर करना है, ये दोनों मॉलिक्यूल में हमें बताना है क्या ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब होता है? पहले हम लोग पता करेंगे ये कौन सा कॉन्फिगरेशन है, सिस है या कि ट्रांस है। तो देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पर है, पाई बॉन्ड यहाँ पर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बना, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे बना, तो तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे बन जाएगा। एक बॉन्ड यहाँ पे बना, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बना, तो तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे बन जाएगा। अब क्या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो इस तरह से डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। डॉटेड लाइन को इस तरह से ड्रॉ की, जब भी डॉटेड लाइन को इस तरह से ड्रॉ की तो हमको दिखा एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के ऊपर है तो दूसरा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के नीचे है। तो एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के ऊपर है, दूसरा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के नीचे है, तो ये हो गया ट्रांस कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे चेक कीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो हम लोग हाइड्रोजन जो निकालेंगे उस कार्बन एटम से हाइड्रोजन को खोजेंगे जिस कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड जुड़ा है। इस कार्बन का हाइड्रोजन को इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों कार्बन की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन दोनों कार्बन की वजह से हो रहा है, तो इन दोनों कार्बन की वजह से हो रहा है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो इन दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन खोजेंगे। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड कुछ इस तरह से है, तो एक हाइड्रोजन इधर होगा तो दूसरा हाइड्रोजन इस तरह होगा। क्यों हाइड्रोजन इधर बनाया है? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये सब एंगल 120 डिग्री, इस तरह से सब 120 डिग्री एंगल होने के कारण से इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए
एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो इस तरह से डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर दिए। डॉटेड लाइन को ऑलवेज डबल बॉन्ड के बीच से पास कराना है। अगर डबल बॉन्ड इस तरह है तो डॉटेड लाइन को इस तरह से पास कराएंगे, डबल बॉन्ड इस तरह से है तो डॉटेड लाइन को इस तरह से पास कराएंगे। तो डॉटेड लाइन को डबल बॉन्ड के बीच से पास कराएं, एक हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, दूसरा हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, मैंने दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में, तो ये हो गया सिस कॉन्फिगरेशन। अब देखिए ये हो गया ट्रांस कॉन्फिगरेशन, ये हो गया सिस कॉन्फिगरेशन। तो एग्जाम में हम लोग देखने में लगता है ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिस कॉन्फिगरेशन, ये ट्रांस क्यों? एक हाइड्रोजन इस डॉटेड लाइन के ऊपर, दूसरा हाइड्रोजन डॉटेड लाइन के नीचे, तो अपोजिट प्लेन में तो ट्रांस, ये सिस ये ट्रांस, तो देखने में लगता है ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का रूल है, अगर दो मॉलिक्यूल ए और बी एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो ए और बी कभी भी एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ए बी एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो एक बी कभी भी एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता है। अगर ए बी एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर है तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर क्वेश्चन में पूछा जाए will these two molecules be called geometrical isomers to each other, तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी होगा जब एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का रूल हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर चेन आइसोमर पढ़े हैं, तो यहाँ पे देखिए जितना कार्बन मेंबर का चेन है इसका भी कार्बन मेंबर का चेन उतना ही है, तो चेन का लेंथ फिक्स है, यहाँ भी 15 तो यहाँ भी 15, वो खुद से काउंट करके हम लोग पता कर सकते हैं। तो चेन का नंबर फिक्स, तो चेन आइसोमर नहीं है। पोजीशन आइसोमर चेक कीजिए, पोजीशन आइसोमर चेक करने का तरीका नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? डबल बॉन्ड से करेंगे, यहाँ से नंबरिंग, तो इसका कर दीजिए नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। तो देखिए 8 पोजीशन पे मिथाइल है, यहाँ पे नंबरिंग कीजिए, यहाँ पे नंबरिंग के स्टार्ट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे था पाई बॉन्ड तो नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में 8 पोजीशन पे हमको मिथाइल मिला, लेकिन इस पोजीशन में 5th पोजीशन पे मिथाइल मिल गया। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन डिफरेंट, जब भी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन डिफरेंट तो ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब भी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन डिफरेंट हो गया है, यहाँ पे मिथाइल 5th पोजीशन पे, यहाँ पे मिथाइल 8th पोजीशन पे, तो 8th पोजीशन पे मिथाइल, 5th पोजीशन पे मिथाइल, पोजीशन का डिफरेंस, पोजीशन के डिफरेंस के कारण से ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर हो जाएगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं होगा। ये सिस फॉर्म है, सही बात है, ये ट्रांस फॉर्म है, सही बात है, लेकिन ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, ये इसका पोजीशन आइसोमर है। कैसे? ये है, यहाँ पे मिथाइल है 8th पोजीशन पे, यहाँ पे मिथाइल है 5th पोजीशन पे। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का, तभी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल आइसोमर हो। अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल आइसोमर है तब वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल का पोजीशन आइसोमर बन गया, जब भी वो दूसरे का पोजीशन आइसोमर बन गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गया, और स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गया तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। उसी तरह से जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया गया है, 6 मेंबर का रिंग यहाँ पे जोड़ दिया गया है, 6 मेंबर का रिंग के साथ यहाँ पे CH2C डबल बॉन्डेड O, ये 6 मेंबर का रिंग यहाँ पे NO2 और यहाँ पे OH को जोड़ दिया गया है, और यहाँ पे फिर से बेंजीन का रिंग, यहाँ पे OCOCH2, यहाँ पे 6 मेंबर का रिंग, यहाँ पे NO2, यहाँ पे OH। तो देखिए ये रिंग का सिस्टम, ये रिंग का सिस्टम, रिंग के सिस्टम पे एक sp3 मेंबर है, दूसरा sp3 मेंबर, एक sp3 मेंबर, दूसरा sp3 मेंबर। यहाँ पे एक NO2 है, NO2 बोर्ड के ऊपर में है तो हाइड्रोजन बोर्ड के नीचे होगा, OH बोर्ड के ऊपर में है तो हाइड्रोजन बोर्ड के नीचे होगा। तो ये हो गया हमारा दोनों हाइड्रोजन कॉमन ग्रुप सेम साइड बोर्ड के नीचे, दोनों ग्रुप बोर्ड के नीचे, दोनों ग्रुप सेम साइड, दोनों ग्रुप बोर्ड के नीचे, दोनों ग्रुप सेम साइड, तो दोनों ग्रुप हो गया सिस कॉन्फिगरेशन। तो ये हो गया सिस कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे NO2 बोर्ड के ऊपर में है तो हाइड्रोजन बोर्ड के नीचे, OH बोर्ड के नीचे है तो हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर, कॉमन ग्रुप हाइड्रोजन, कॉमन ग्रुप एक ग्रुप बोर्ड के नीचे, दूसरा ग्रुप बोर्ड के ऊपर, दोनों ग्रुप अपोजिट साइड ये हो गया ट्रांस कॉन्फिगरेशन। तो ये तो 100% देख के पता लग रहा है कि ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, लेकिन कौन किसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? ये रिंग, इस रिंग का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, माने इस रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, इस रिंग में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। कैसे? ये सिस फॉर्म है तो ये ट्रांस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन सेम साइड था तो सिस, हाइड्रोजन अपोजिट साइड था, एक हाइड्रोजन बोर्ड के नीचे, एक दूसरा हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर, तो ट्रांस। तो सिस ट्रांस दिख रहा है, मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए क्या ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा,
तब अगर हम लोग बोल दिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तब वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर है और स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का मेटामर है। कैसे मेटामर? हम लोग मेटामर में पढ़ते हैं, एक टाइप होता है R1C डबल बॉन्डेड OR2 और वहीं पे R2C डबल बॉन्डेड OR1। तो ये ईस्टर का केस हम लोग स्पेशल केस देख चुके हैं, R1C डबल बॉन्डेड OR2, R2C डबल बॉन्डेड OR1। तो ऐसा रहता है दोनों ईस्टर का मॉलिक्यूल, तो वो एक दूसरे का मेटामर हो जाता है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का मेटामर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इसको R1 पकड़ लीजिए, इस बेंजीन के रिंग को R1 पकड़ लीजिए, तो R1 इस बेंजीन और CH2 को मिला के R1 पकड़ लीजिए, तो R1 हो गया ये बेंजीन और CH2 का मॉलिक्यूल। तो R1C डबल बॉन्डेड OR2, इसको R2 पकड़ लीजिए। अब यही जो R2 था ये यहाँ पे बन गया है R1। क्यों? हम लोग क्या देखते हैं, R2 जो ऑक्सीजन से जुड़ा था वही R2 अभी कार्बन के साथ जुड़ गया है। तो ये वाला ग्रुप जो ऑक्सीजन से जुड़ा था, अभी वही वाला ग्रुप देखिए, यही वाला ग्रुप जो ऑक्सीजन से पहले जुड़ा था, ये वाला ग्रुप जो ऑक्सीजन से जुड़ा था पहला मॉलिक्यूल में, वही वाला ग्रुप यहाँ पर ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है, देखिए कार्बन से जुड़ा है। जो ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा था वो ग्रुप जुड़ गया कार्बन से, जो ग्रुप कार्बन से जुड़ा था वो ग्रुप जुड़ गया है ऑक्सीजन से। देखिए जो ग्रुप, ये जो बेंजीन का रिंग है जो कार्बन से जुड़ा था इस मॉलिक्यूल में, वही ग्रुप इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से जुड़ गया है। तो जब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ जाता है और कार्बन से, देखिए R1 कार्बन से जुड़ा है इस मॉलिक्यूल में और यहाँ पे R1 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ गया। और R2 देखिए, R2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में R2 कार्बन के साथ जुड़ा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, R2 जो इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से जुड़ा है, इस मॉलिक्यूल में R2 कार्बन से जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप जब कार्बन से जुड़ जाता है और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप जब कार्बन से जुड़ जाता है तो उसमें हम लोग मेटामर बोलते हैं। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा है ये ग्रुप, वही ग्रुप यहाँ पर कार्बन से जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा ग्रुप जब कार्बन से जुड़ता है तो वो एक दूसरे का मेटामर होता है, और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का मेटामर हो गया तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल देंगे। और स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल देंगे तो वो एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। तो कुछ मॉलिक्यूल्स एक्सेप्शनल होते हैं जो देखने में लगता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आर दे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टू ईच अदर, तो हमको एक बार स्ट्रक्चरल आइसोमर से भी चेक करना है। स्ट्रक्चरल आइसोमर से हमको बताना पड़ेगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में एक दूसरे का ये लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर है या नहीं। तो देखिए, अगर एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया तब हम लोग उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं हुआ तो हम लोग उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल देंगे। अब देखिए, हम लोग कुछ प्रायोरिटी रूल्स लिखेंगे। प्रायोरिटी रूल्स हम लोगों को इजेड नोमेनक्लेचर करने में ये प्रायोरिटी रूल्स इंपॉर्टेंट लगेगा। प्रायोरिटी रूल्स में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग किस तरह से तोड़ते हैं ये हमको सीखना है। देखिए, ये है कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन H। अब हम लोगों को उस एटम को स्टार कर देना है जो एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। सिर्फ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का काम है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से इंपॉर्टेंस नहीं। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो इस कार्बन को स्टार कर दी। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, इस कार्बन को स्टार कर दी। अब स्टार वाला कार्बन को लिख दीजिए। तो एक कार्बन ये स्टार इसको लिख दिए है और ये कार्बन स्टार है, इस कार्बन को लिख दिए और इस स्टार वाला कार्बन को बस एक बॉन्ड से जोड़िए। तो स्टार वाला कार्बन को एक बॉन्ड से जोड़ दिए। तो सबसे पहला रूल, वो कार्बन को स्टार कर दीजिए जो सब कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इन दोनों कार्बन को स्टार कर दिए। अब दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जोड़ दिए, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जोड़ दिए। अब बचा कितना बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड था, दोनों कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड था। अब हम लोग अभी तक एक ही बॉन्ड डाले हैं तो बाकी ये 2 बॉन्ड है। इस तरह से देखिए, ये दोनों कार्बन के बीच में पहले 3 बॉन्ड था जो 3 बॉन्ड डालना है, लेकिन अभी 1 बॉन्ड डाले हैं तो बचा 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड को डालना है, लेकिन 2 बॉन्ड को कैसे डालेंगे? 2 बॉन्ड को डालने का तरीका है कि 2 बॉन्ड को इस कार्बन पे ऐसे ऐसे नहीं डाल देंगे। दोनों बॉन्ड को हमको इस तरह से डालना है, एक बॉन्ड को ऊपर एक बॉन्ड को नीचे, और दोनों कार्बन पे डालना है। एक बॉन्ड को ऊपर दूसरे बॉन्ड को नीचे, एक बॉन्ड को ऊपर दूसरे बॉन्ड को नीचे। क्योंकि समझिए बात को, देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि इस ट्रिपल बॉन्ड को खोल दे रहे हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड को जब खोल देंगे तो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये तीनों बॉन्ड को हम लोग इस तरह से जुड़ा था, ये तीनों बॉन्ड को खोल दिए। तो देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड जुड़ा है और बाकी 2 बॉन्ड को खोल दिए। तो हम लोग क्या किए, स्टार वाला बॉन्ड को लिखे, उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड डाले हैं। एक बॉन्ड डालने के बाद देखे कि यहाँ पे 3 बॉन्ड था, लेकिन डाला गया है एक ही बॉन्ड, तो बचा 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड जो बचता है, 2 बॉन्ड दोनों एटम पे डालिए। इस एटम पे भी नीचे में ऊपर में 2 बॉन्ड डाल दिए, इस एटम पे भी नीचे में ऊपर में 2 बॉन्ड डाल दिए। तो अब हो गया है। अब देखिए, ये कार्बन अभी 3 बॉन्ड बना रहा है। देखिए, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। ये कार्बन भी 3 बॉन्ड बना रहा है। तो ये इस मॉलिक्यूल में देखिए, ये कार्बन एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड 3 बॉन्ड बना रहा है। तो हमको 3 बॉन्ड मिल गया। ये कार्बन जो 3 बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ बना रहा है? ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है। तो ये कार्बन 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाना चाहिए, तो 1 बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना रहा है। देखिए,
इस कार्बन के साथ काम करेंगे, इस कार्बन के साथ काम करेंगे। ये कार्बन इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, माने ये कार्बन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन का सिंगल एक ही बॉन्ड बना है, कार्बन कार्बन का 3 बॉन्ड बनना चाहिए। तो 3 बॉन्ड कैसे बनेगा? अगर यहाँ पे एक कार्बन को लिख दे और अगर यहाँ पे कार्बन को लिख दे तो देखिए ये कार्बन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये। तो कार्बन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इस कार्बन का 3 बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इस कार्बन को भी इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इस कार्बन के साथ नहीं, इस कार्बन को कार्बन के साथ, ये इस कार्बन को कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बनाया है, बाकी और 2 बॉन्ड बनाना है। तो अब और 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? कार्बन के साथ जुड़ा है तो कार्बन के साथ ही बनाएगा। तो कार्बन के साथ ही बनाने के लिए एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना दिए, दूसरा बॉन्ड कार्बन के साथ बना दिए। तो देखिए ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा था कार्बन के साथ, तो एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, तीसरा बॉन्ड बना है कार्बन के साथ। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा था कार्बन के साथ, एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, तीसरा बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ। अब इसके बाद जब हो गया है, अब ये हाइड्रोजन है, अब हम लोग ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन के साथ काम हो गया है। अब हाइड्रोजन बचा है, उस हाइड्रोजन को लिखना है। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है? इस कार्बन या इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन राइट वाला कार्बन से जुड़ा है। तो राइट वाला कार्बन से जुड़ा है तो सीधा राइट वाला कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यहाँ पे कुछ भी नया चीज़ नहीं है, हाइड्रोजन राइट वाला कार्बन से जुड़ा है तो हाइड्रोजन को राइट वाला कार्बन से जोड़ दिए। अब जो हमको ये कार्बन दिख रहा है, ये चारों कार्बन दिख रहा है, चारों कार्बन को देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो जब कार्बन 1 बॉन्ड बनाता है उसके पास 3 हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन डाल दीजिए, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, जो कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। तो ये इससे जो ये स्ट्रक्चर आया, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। जब हम लोग इजेड नोमेनक्लेचर करेंगे तो इजेड नोमेनक्लेचर में हमको ये स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये स्ट्रक्चर को कैसे किए हैं उसी को इस एग्जांपल से देखिए। यहाँ पे जब हमको करना है, इसको हमको इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट बनाने का सबसे पहला रूल, वो सब एटम को मार्क कीजिए जो एटम डबल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो जो भी एटम डबल बॉन्ड बनाएगा उसी एटम को स्टार करेंगे। अब स्टार वाला एटम को सबसे पहले लिखेंगे। तो स्टार वाला एटम है कार्बन, स्टार वाला एटम है ऑक्सीजन, तो स्टार वाला एटम को सबसे पहले लिखे। स्टार वाला एटम के बीच में एक बॉन्ड देंगे, स्टार वाला एटम के बीच में एक बॉन्ड दे दिए। अब चेकिंग, अब देखेंगे कि एक्चुअल में स्टार वाला बॉन्ड कितना बॉन्ड बना रहा है। एक्चुअल में स्टार वाला एटम 2 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन हम लोग अभी तक एक ही बॉन्ड दिए है, तो बचा एक बॉन्ड। तो एक बॉन्ड डाल दीजिए। एक बॉन्ड किसके पास डालेंगे? दोनों के पास एक बॉन्ड डालेंगे। तो एक बॉन्ड कार्बन के पास भी डाल दिया, एक बॉन्ड कार्बन के पास भी डाल दिए, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के पास भी डाल दिए। तो देखिए एक बॉन्ड कार्बन के पास भी डाल दिए और दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन के पास भी डाल दिए। तो समझिए क्या किया हम लोग, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। अभी हम लोग ये इसको बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिंगल बॉन्ड के साथ काम नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ काम कर रहे हैं। डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बना था, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हम लोग कार्बन स्टार, चूंकि डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना था तो कार्बन ऑक्सीजन को स्टार कर दिए। तो कार्बन ऑक्सीजन को स्टार कर दिए। स्टार करने के बाद डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, हमको बस एक बॉन्ड लेना है, तो हमने एक बॉन्ड ले लिया। उसके बाद हम लोग देखें कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक्चुअल में डबल बॉन्ड है, एक्चुअल में डबल बॉन्ड है, लेकिन हम लोग अभी तक तो एक ही बॉन्ड दिए हैं, तो बचा एक बॉन्ड। एक बॉन्ड तो और डालना पड़ेगा। एक बॉन्ड किसके पास डालेंगे? एक बॉन्ड दोनों के पास डालना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन के पास डाल दिए। एक बॉन्ड कार्बन के पास भी डाले, ऑक्सीजन के पास भी डाले। अब देखिए कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए, अब हम लोग नीचे से ऊपर चलेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे, माने एक एटम से दूसरे एटम पर जब जाएंगे, माने जब कार्बन से ऑक्सीजन तक जा रहे हैं, तो हमको दिखा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ देखिए डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बन रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ भी तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड बना है, तो दूसरा बॉन्ड कैसे बनाएगा? दूसरा बॉन्ड देखिए, तो अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन को डाल दें तो क्या कार्बन ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बन गया? देखिए एक बॉन्ड यहाँ पे था और यहाँ पे ऑक्सीजन को डालते ही कार्बन ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बन गया। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका माने कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ेगा। तो एक बार यहाँ पे जुड़ गया तो बाकी दूसरा बार यहाँ पे जोड़ दीजिए इस कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बाकी, क्योंकि डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 3 बार जोड़ते, एक बार यहाँ पे जोड़ते, दूसरा बार यहाँ पे जोड़ते, तीसरा बार यहाँ पे जोड़ते। जैसे यहाँ पे किए थे, कार्बन कार्बन के साथ 3 बार ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था, तो कार्बन को कार्बन के साथ 3 बार जुड़ना था, तो एक बार यहाँ पे जुड़ा, दूसरा बार यहाँ पे जुड़ा, तीसरा बार यहाँ पे। इन दोनों कार्बन एटम के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं देना है। जो स्टार वाला एटम के बीच में कभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, स्टार वाला एटम के बीच में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया तो बचा एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड यहाँ पे डाला, एक बॉन्ड यहाँ पे डाला। उसके बाद देखिए कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाना था, मैंने कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ेगा, तो एक बार यहाँ पे जुड़ गया, दूसरा बार यहाँ पे जुड़ा। अब ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ आए तो दिख रहा है कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है।
कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, एक ही बात। तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, माने ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ तो 1 बार जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ 1 बार जुड़ गया है। देखिए ऑक्सीजन कार्बन के साथ 1 बार जुड़ गया है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ 1 बार जुड़ गया है, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ ये देखिए, ये ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन स्टार वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ रहा है, स्टार वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ रहा है। लेकिन इसमें तो स्टार वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ 1 ही बार जुड़ा, तो 1 बार और जोड़ना है ऑक्सीजन को कार्बन के साथ, तो 1 बार कार्बन के साथ और जोड़ना है, तो यहाँ पे कार्बन डाल दिया। क्या कि हम लोग देखें कि स्टार वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बार जुड़ रहा है, तो स्टार वाला कार्बन को ऑक्सीजन के साथ 1 बार जुड़ा, दूसरे बार जुड़ गया। स्टार वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ रहा है, 2 बार क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि स्टार वाला कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बार बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बनाने में 2 बार जुड़ना, तो 1 बार इस कार्बन के साथ जुड़ के दूसरे बार इस कार्बन के साथ जुड़। अब हो गया, अब डबल बॉन्ड का काम हो गया, स्टार वाला ग्रुप के साथ काम खत्म, मैंने डबल बॉन्ड का काम खत्म। अब काम कर लेंगे सिंगल बॉन्ड का। सिंगल बॉन्ड में क्या है, OH है, OH किससे जुड़ा है, OH कार्बन से जुड़ा है। कौन सा कार्बन से, स्टार वाला कार्बन से। तो स्टार वाला कार्बन से सीधा इस तरह से OH को जोड़ दीजिए, तो स्टार वाला कार्बन से सीधा OH को जोड़ दिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑक्सीजन पे आएंगे, कार्बन पे आएंगे। अब हमको लास्ट स्टेप सबसे इजी स्टेप है, उसमें हमको हाइड्रोजन पुट करना होता है। ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 1 हाइड्रोजन आता है, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, मैंने ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। ऑक्सीजन बना रहा है 1 बॉन्ड, तो बचा 1 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा। कार्बन का वैलेंसी होता है 4, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन 1 ही बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन के पास आएंगे 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाए। इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले एक डबल बॉन्ड सेंटर को स्टार्ट कीजिए, तो इसको स्टार्ट कर दिया डबल बॉन्ड को, इसको स्टार्ट कर दिया डबल बॉन्ड को। अब डबल बॉन्ड सेंटर को लिखिए, हम लोग कार्बन को स्टार करके लिख दिए, नाइट्रोजन को स्टार करके लिखे, और जिसको स्टार करके लिखे हैं उसके बीच में बस सिंगल बॉन्ड देंगे। अब यहाँ पे दिखा कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, मैंने कार्बन नाइट्रोजन के साथ, स्टार वाला कार्बन नाइट्रोजन के साथ 2 बार जुड़ेगा, तो स्टार वाला कार्बन नाइट्रोजन के साथ 1 बार जुड़ गया है, और दूसरे बार इस तरह से नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। स्टार वाला नाइट्रोजन कार्बन के साथ कितना जुड़ रहा है, स्टार वाला नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, मैंने स्टार वाला नाइट्रोजन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा। तो स्टार वाला नाइट्रोजन देखिए इस तरह से भी ध्यान दे दीजिए, इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में से 1 बॉन्ड बन चुका है, तो 1 बॉन्ड बाकी है, तो 1 बॉन्ड और डालना है, तो 1 बॉन्ड कार्बन के साथ भी डाल दीजिए, 1 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ भी डाल दीजिए। अब देखिए कि स्टार वाला कार्बन नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, मैंने स्टार वाला कार्बन को नाइट्रोजन के साथ 2 बार जुड़ना है, तो 1 बार नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे जुड़ गया, दूसरे बार नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। स्टार वाला नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, मैंने स्टार वाला नाइट्रोजन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा, 1 बार यहाँ पे जुड़ गया है, दूसरे बार स्टार वाला नाइट्रोजन कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ेगा। अब वैलेंसी को पुट कीजिए, नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3, मैंने नाइट्रोजन अगर 1 बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास होगा 2 हाइड्रोजन, कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास आ जाएगा 3 हाइड्रोजन। अब सिंगल बॉन्ड को पुट कर लें, सिंगल बॉन्ड कहाँ पर है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन रहा है और हाइड्रोजन के साथ, देखिए ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना है, तो स्टार वाला कार्बन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, स्टार वाला नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो स्टार वाला नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो ये हम लोग का बन जाएगा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। साइनाइड का कैसे बनाएंगे, ये हम लोग का स्टार वाला सेंटर, ये स्टार वाला सेंटर, तो कार्बन के पास है स्टार और नाइट्रोजन के पास है स्टार, और दोनों के बीच में डाल देंगे एक सिग्मा बॉन्ड। कार्बन नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बन चुका है, लेकिन अभी यहाँ तक 1 ही बॉन्ड दिख रहा है, मैंने बचा 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड को एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर बना दिए। अब कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, मैंने कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बार जुड़ेगा, तो कार्बन स्टार वाला कार्बन नाइट्रोजन के साथ 1 बार जुड़ चुका है, तो 2 बार और जोड़ना है, तो 1 बार इधर नीचे जोड़ दिए, ऊपर 1 बार जोड़ दिए, तो देखिए 1 बार जुड़ा, 2 बार जुड़ा, 3 बार जुड़ा। अब नाइट्रोजन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना है, मैंने नाइट्रोजन कार्बन के साथ 3 बार जुड़ेगा, नाइट्रोजन कार्बन के साथ 1 बार जुड़ चुका है, तो बचा 1 बार जुड़ना और 1 बार जुड़ना, तो इस तरह से हम लोग इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाए। तो इस तरह से हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, जो हमको एग्जाम में इजेड नोमेनक्लेचर जब करेंगे तब इसका यूज़ आता है। तो ये प्रायोरिटी में ये CIP रूल के मदद से हम लोग लिखते हैं, कान इंगोल्ड प्रोलॉन्ग रूल, जिसमें हम लोग इजेड नोमेनक्लेचर में यूज़ आता है, तो उसमें हम लोग को इक्विवेलेंट्स इस तरह से बनाना पड़ता है। अब जैसे देखिए हम लोग को कुछ ग्रुप दिया गया है, उस ग्रुप का हमको प्रायोरिटी बताना है, जैसे हमको साइनाइड है और CnH2 NH2 और NH2, इस समय बताना है किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पे फिर से साइनाइड दे दिया गया है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH दे दिया गया है, यहाँ पर SO3H, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे एसिटिलीन और यहाँ पे बेंजीन का रिंग। तो इसमें हमको बताना है किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो देखिए
प्रायोरिटी रूल क्या है? प्रायोरिटी रूल है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, जिस फ्री वैलेंट एटम का, फ्री वैलेंट एटम में किसी भी एटम ए को अगर इस तरह डैश से शो कर रहे हैं तो फ्री वैलेंट एटम हो गया ए। जैसे आयोडीन को डैश से शो कर रहे हैं, माने कोई भी ग्रुप जो है उस ग्रुप को इस डैश से जोड़ेंगे। तो इस ग्रुप को मार्कर समझिए, मार्कर एक ग्रुप है तो मार्कर को यहाँ से जुड़ेगा, मार्कर इधर से नहीं जुड़ेगा, मार्कर इधर से जुड़ेगा। तो जिधर से मार्कर जुड़ेगा तो मार्कर को सबसे पहला एटम कौन सा इनकाउंटर होगा? मार्कर को पहला एटम वही इनकाउंटर होगा जिसके पास ये डैश है, क्योंकि मार्कर इस डैश से जुड़ेगा। तो मार्कर जब इस डैश से जुड़ा तो मार्कर को इनकाउंटर हुआ आयोडीन। इसलिए हम लोग जिस एटम फ्री वैलेंस, जिस एटम का इस तरह से बॉन्ड फ्री रहता है उस एटम के साथ ग्रुप जुड़ेगा, और जिस एटम का बॉन्ड फ्री रहता है उस एटम का जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उस एटम का प्रायोरिटी उतना ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए, अब कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन है। जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन आए तो हम लोग इसको तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे? कार्बन को स्टार्ट दे दीजिए, नाइट्रोजन को स्टार्ट दे दीजिए। यहाँ पे हम लोग कार्बन स्टार्ट दे दिए, नाइट्रोजन स्टार्ट दे दिए, दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड डाल देंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में 3 बॉन्ड बन रहा था, एक बॉन्ड बना दिया है, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बार जुड़ रहा है, तो एक बार जुड़ गया है तो दूसरे बार जुड़ेगा, तीसरे बार जुड़ेगा। स्टार नाइट्रोजन कार्बन के साथ 3 बार जुड़ रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है तो 3 बार जुड़ना चाहिए, तो एक बार जुड़ गया है तो दूसरे बार यहाँ पे जुड़ गया, तीसरे बार यहाँ पे जुड़ गया। तो देखिए ये हम लोग का इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फ्री वैलेंट एटम से स्टार्ट करेंगे। फ्री वैलेंट एटम माने जो एटम के पास डैश जुड़ा है, जैसे यहाँ पे फ्री वैलेंट एटम ए, तो डैश तो इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो फ्री वैलेंट एटम हो गया कार्बन। तो यहाँ से सबसे पहला एटम मिला कार्बन, यहाँ पे सबसे पहला एटम मिलेगा कार्बन। तो दोनों में पहले चले तो कार्बन मिला, पहले चले तो कार्बन, दोनों का एटॉमिक नंबर बराबर। तो अभी हम लोग प्रायोरिटी नहीं बोल सकते। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट चले, कार्बन के बाद चले तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन मिला, नाइट्रोजन मिला, नाइट्रोजन मिला। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? नाइट्रोजन कॉमन नाइट्रोजन कॉमन नाइट्रोजन। कार्बन के बाद कार्बन से जस्ट जुड़ा क्या है? ये देखिए, कार्बन से जस्ट जुड़ा है नाइट्रोजन, कार्बन से जस्ट जुड़ा है नाइट्रोजन, कार्बन से जस्ट जुड़ा है नाइट्रोजन। तो तीनों नाइट्रोजन जुड़ा है कार्बन से, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब कार्बन से जस्ट क्या जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन, कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन, कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन। तो फिर यहाँ भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और सब नाइट्रोजन से जुड़ा है 2 हाइड्रोजन, सब नाइट्रोजन से जुड़ा है 2 हाइड्रोजन। इस तरह से सब नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो यहाँ भी हम लोग को नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, अभी भी सब कॉमन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका भी 7, तो नाइट्रोजन तक कॉमन हो गया। अब नाइट्रोजन के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी नाइट्रोजन के बाद कुछ नहीं है, लेकिन इस नाइट्रोजन के बाद कार्बन है, ऊपर में कार्बन नीचे में कार्बन। तो यहाँ पे उसके बाद क्या लिख देंगे? कार्बन कॉमा कार्बन। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? नाइट्रोजन के बाद क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हाइड्रोजन कॉमा हाइड्रोजन। अब देखिए, नाइट्रोजन 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 कॉमन हो गई, लेकिन नाइट्रोजन के बाद आया कार्बन कॉमा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन कॉमा हाइड्रोजन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, जिसका एटॉमिक नंबर बढ़ा वो ज़्यादा प्रायोरिटी। तो 6 का एटॉमिक नंबर बढ़ा तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो साइनाइड और इस ग्रुप में प्रायोरिटी इस ग्रुप का होगा, तो इस ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा तो इसको नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे। इस तरह से हम लोग इजेड नोमेनक्लेचर करते हैं। तो अभी हमको प्रायोरिटी पता करना चाहिए किस तरह से प्रायोरिटी करते हैं। सेम तरीका यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए साइनाइड है, साइनाइड को तोड़ लीजिए, साइनाइड को तोड़ देंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, CN बन जाएगा, C स्टार N स्टार। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बार जुड़ा है तो 3 बार जोड़ना है, तो 1 बॉन्ड बना चुके हैं तो 2 बॉन्ड और बनेगा, 2 बॉन्ड बना लिए। नाइट्रोजन को भी ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बना लिए। कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बार जुड़ेगा, 1 बार जुड़ चुका है तो दूसरे बार ऊपर में, तीसरे बार नीचे में। नाइट्रोजन कार्बन के साथ 3 बार जुड़ेगा तो 1 बार जुड़ चुका है तो दूसरे बार यहाँ पे, तीसरे बार यहाँ पे। अब सबका अब देखिए, अब यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH है तो C स्टार कर दिए, N स्टार कर दिए। नाइट्रोजन कार्बन के साथ 1 बॉन्ड डाल दिए, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है मैंने 1 बॉन्ड और बनाएगा तो 1 बॉन्ड और बनाएगा, फिर ये भी 1 बॉन्ड और बनाएगा, 1 बॉन्ड और। नाइट्रोजन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ रहा है तो 1 बार जुड़ गया है, दूसरा बार जुड़ेगा तो नाइट्रोजन लिख दिए। अब नाइट्रोजन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा तो नाइट्रोजन कार्बन का 1 बॉन्ड बन गया तो दूसरा बॉन्ड यहाँ पे बना ली। अब देखिए हमको ये मिला इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ये मिला इसका इक्विवेलेंट। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए। सबसे पहला आइटम पे आइए तो सबसे पहले आइटम पे मिला कार्बन, उसके बाद आइटम पे आइए, उसके बाद मिला ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। तो हमको मिला है नाइट्रोजन कॉमन नाइट्रोजन कॉमन नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे स्टार वाला कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? देखिए स्टार वाला कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा है तो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन। स्टार वाला नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ पे स्टार वाला, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? लास्ट में यहाँ पे C है तो CH3 कर देते हैं, NH2 कर देते हैं। ये करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हमको नहीं मिल रहा है तब इसको भी करना पड़ेगा। तो जनरली क्वेश्चंस में ये CH2 NH3 ये सब करना नहीं पड़ता है, तो फिर हम लोग कर देते हैं यहाँ पे NH2 कर दिए। ये स्टार वाला कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था तो जोड़ दी, तो सबसे पहला आइटम मिला कार्बन, सबसे पहला आइटम मिला कार्बन, तो कार्बन कार्बन कॉमन हो गया, कार्बन इधर भी कार्बन कॉमन। उसके बाद मिला नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है नाइट्रोजन
कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन, कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन और कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आया नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे आ रहा है नाइट्रोजन कॉमन हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन को कॉमन हो जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ज़्यादा एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो इन दोनों ग्रुप में प्रायोरिटी हो जाएगा साइनाइड का। तो यहाँ भी साइनाइड ज़्यादा प्रायोरिटी, यहाँ भी साइनाइड ज़्यादा, तो साइनाइड का प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी दे देंगे 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SO3 है, यहाँ पे आयोडीन है, तो पहला एटम है S और पहला एटम है आयोडीन। सल्फर आयोडीन में एटॉमिक नंबर ज़्यादा आयोडीन का। तो यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को तब तोड़ते हैं जब पहला एटम सेम होता है। यहाँ पे पहला एटम ही डिफरेंट है, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर बड़ा, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा उसका नंबर 1, जिसका प्रायोरिटी कम उसका नंबर 2। अब यहाँ पे एसिटिलीन है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, इस कार्बन को स्टार कर दीजिए, इस कार्बन को स्टार कर दीजिए। इसको क्या लिख देंगे, इस तरह से स्टार वाला कार्बन, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना चुका है तो बाकी 2 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड बना चुका है तो बाकी 2 बॉन्ड। किसके साथ 2 बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका है तो दूसरा बॉन्ड यहाँ पे, तीसरा बॉन्ड यहाँ पे। ये कार्बन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे। अब हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, ये स्टार वाला कार्बन के साथ जुड़ा है 1 हाइड्रोजन, तो स्टार वाला कार्बन के साथ जोड़ दिए 1 हाइड्रोजन। ये कार्बन का सब काम हो गया, डबल ट्रिपल बॉन्ड का काम हो गया, सिंगल बॉन्ड का भी काम हो गया। अब ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। अब इसको तोड़ दीजिए, यहाँ बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे इस इधर से 1 कार्बन, तो इधर से 1 कार्बन, इधर से डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे, इसको स्टार मान लीजिए, इसको स्टार मान लीजिए, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला एटम को स्टार करते हैं। तो ये कार्बन को स्टार कर दिए, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और यहाँ भी एक कार्बन एटम है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और उन दोनों के बीच में जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड। हम लोग क्या किए हैं, क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम डबल बॉन्ड बना रहा है, जैसे सब केस में हम लोग यही कर रहे हैं, जो भी चीज़ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाते थे उसको स्टार करते थे। तो ये डबल बॉन्ड बना रहा था, ये डबल बॉन्ड बना रहा था, तो दोनों को स्टार कर दी, इन दोनों के बीच था डबल बॉन्ड। तो हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं डालते, हम लोग सिर्फ सिंगल बॉन्ड डालते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड डालते हैं। देखिए यहाँ पे सिंगल ट्रिपल बॉन्ड था, लेकिन हम लोग सिंगल बॉन्ड डाले, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डालेंगे सिंगल बॉन्ड। लेकिन अब एक्चुअल में क्या है, 2 बॉन्ड बन रहा था, एक्चुअल में डबल बॉन्ड बना रहा था, तो डाले हैं सिंगल बॉन्ड। 1 बॉन्ड और बनाना है तो 1 बॉन्ड इस कार्बन से और जोड़ दीजिए, 1 बॉन्ड इस कार्बन से और जोड़ दीजिए। अब ये कार्बन कार्बन के साथ स्टार वाला कार्बन कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा, तो स्टार वाला कार्बन कार्बन के साथ 1 बार जुड़ा और इस कार्बन के साथ दूसरे बार जुड़ेगा। स्टार वाला कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बनाना है मैंने 2 बार जुड़ना, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है मैंने 3 बार जुड़ना। तो कोई अगर डबल बॉन्ड बनाता है मैंने 2 बार जुड़ेगा, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, मैंने ये कार्बन इस कार्बन के साथ 2 बार जुड़ेगा। तो 1 बार तो इस तरह से जुड़ गया है, दूसरे बार इस तरह से जुड़ जाएगा, तो इस तरह से जोड़ दिए। अब हम लोग सिग्मा बॉन्ड डाल देंगे। सिग्मा बॉन्ड क्या है, अब हम लोग पहले हाइड्रोजन को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे H3 होगा, यहाँ पे H3 होगा, क्योंकि कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, ये है हमारा फ्री वैलेंट ग्रुप। अब ये कार्बन, अब सिग्मा बॉन्ड डालेंगे। सिग्मा बॉन्ड क्या डालेंगे, ये कार्बन इस ग्रुप के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इस ग्रुप के साथ इस तरह से रिंग का सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था उस पाई बॉन्ड को हम लोग तोड़ दिए। पाई बॉन्ड को किस तरह से तोड़े हैं, जिस तरह से कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को तोड़ते हैं। अगर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे स्टार लिख देंगे, यहाँ पे स्टार लिख देंगे, कार्बन के बीच में स्टार कर देंगे, कार्बन के बीच में स्टार कर देंगे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड डाल देंगे। कार्बन 2 बार जुड़ेगा कार्बन के साथ, तो 1 बार जुड़ गया है, दूसरी बार इस तरह से जुड़ जाएगा। कार्बन 2 बार जुड़ रहा है कार्बन के साथ, तो 1 बार यहाँ पे जुड़ गया है, तो दूसरी बार इस तरह से जुड़ेगा। तो देखिए कार्बन 1 बार इस तरह से जुड़ा, 1 बार इस तरह से, तो यहाँ पे पुट कर देंगे H3, यहाँ पे पुट कर देंगे H3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे H3। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो ये हम लोग को कब करना पड़ता है, हम लोग को ग्रुप को इस तरह से डबल बॉन्ड को कब तोड़ेंगे, ग्रुप डबल बॉन्ड को तब तोड़ेंगे जब हम लोगों का पहला एटम सेम मिले। तो यहाँ पे पहला एटम मिल रहा था कार्बन, यहाँ पे पहला एटम मिल रहा था कार्बन, तो जब पहला एटम सेम मिल गया, तब जब पहला एटम सेम मिलेगा तब हम लोग ग्रुप को तोड़ देंगे। तो यहाँ पे कार्बन मिला तो सेम हो गया। उसके बाद कार्बन के बाद क्या मिल रहा है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो हमको मिला 3 कार्बन। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कार्बन कॉमन कार्बन कॉमन कार्बन, और फिर यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पे इस क्या मिला, पहला ग्रुप कार्बन मिला, उसके बाद मिला यहाँ पे कार्बन मिला, उसके बाद कार्बन मिला, और उसके बाद भी कार्बन मिला। इसके साथ देखिए, इसके साथ 1 कार्बन जुड़ा है, दूसरा कार्बन जुड़ा है, तीसरा कार्बन जुड़ा है, इसके साथ 1 कार्बन जुड़ा है, दूसरा कार्बन जुड़ा है, तीसरा कार्बन जुड़ा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कार्बन कॉमन कार्बन कॉमन कार्बन, यहाँ भी कार्बन कॉमन कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ भी कार्बन कॉमन कार्बन कॉमन कार्बन। सेम हो गया, तो हम लोग को और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद से सेकंड पे गए तो सेम मिला। अब उसके बाद से अब सेकंड पे चलिए, यहाँ से देखिए ये था फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया सेकंड पोजीशन। अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन है, सेकंड पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन है, इस सेकंड पोजीशन पे 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन। तो जिस पोजीशन पे ज़्यादा एटॉमिक नंबर का ग्रुप है उस कार्बन को प्रायोरिटी देंगे। तो यह भी सेकंड पोजीशन, ये भी सेकंड पोजीशन, ये भी सेकंड पोजीशन। लेकिन इस सेकंड पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन है, इस सेकंड पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन है, इस सेकंड पोजीशन पे 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन ज़्यादा एटॉमिक नंबर, तो इसको सेकंड पोजीशन मानेंगे, इन दोनों को सेकंड पोजीशन नहीं माने। तो इसको जब सेकंड पोजीशन माने तो इससे जो है 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, तो हम लोग क्या लिख देंगे 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए अब सेकंड पोजीशन के इसको माने तो फर्स्ट पोजीशन, इसको मान लीजिए सेकंड, इसको मान लीजिए सेकंड, इसको मान लीजिए सेकंड।
इसको जब अब इसको सेकेंड, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन, दूसरा कार्बन, इस कार्बन के साथ एक कार्बन, 2 कार्बन, तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन के साथ 2 कार्बन नहीं 3 कार्बन जुड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, इस तरह से कार्बन कार्बन, इस तरह से कार्बन कार्बन में टूट जाएगा। तो देखिए, तो इन तीनों में से सेकेंड पोजीशन का प्रायोरिटी इसको मिल जाएगा, नीचे वाले कार्बन को सेकंड पॉइंट का प्रायोरिटी मिल जाएगा। तो नीचे वाला कार्बन, अब देखिए हमको क्या मिला, इधर मिला कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमको मिल रहा है एक कार्बन मिला, दूसरा कार्बन मिला, और फिर देखिए यहाँ पे जब हम लोग आए तब यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन मिला, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बाद हमको फिर 2 कार्बन मिला, और यहाँ पे मिल रहा है 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। तो इस तरह से यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया, तो बेंजीन का रिंग का प्रायोरिटी एसिटिलीन से ज़्यादा होता है। तो देखिए, इस तरह से हम लोग को देखने में लगता है कि बेंजीन का प्रायोरिटी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी ज़्यादा एसिटिलीन का होता है। तो इसको हम लोग फिर से एक बार और डिस्कस कर लेंगे, इसको यहाँ पे और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अभी बस इतना समझ के रखें कि इसका प्रायोरिटी इससे ज़्यादा होता है।